नमस्कार साथियों, मैं हूं शरण मांझू। आप देख रहे हो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स वाला। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज की अपनी क्लास विगत परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। एक क्लास अपन ने पहले ले ली है, उन प्रश्नों से संबंधित बचे हुए प्रश्नों को आज अपन इस क्लास में ले रहे हैं। अधीनस्थ बोर्ड द्वारा तथा आरपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में क्षेत्र मिति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं, उन प्रश्नों को पिछली क्लास में कुछ एक प्रश्न हल कर लिए। शेष बचे हुए प्रश्नों को आज अपन इस क्लास में ले रहे हैं। घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोले से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उनको आज की क्लास में हल करेंगे। पिछली क्लास में जो प्रश्न लिए हैं वो सारे प्रश्न पटवार भर्ती परीक्षा और एलडीसी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न थे। कुछ एक प्रश्न शेष बच गए थे, उन प्रश्नों को आज अपन सम्मिलित कर रहे हैं। देखिए, अपना पहला प्रश्न है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है प्रश्न। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, देखिए। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 28.26 वर्ग मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 4 मीटर है, तब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पाई का मान आपको दे रखा है 3.14 लेना है। देखिए साथियों, मैंने आपको पिछली क्लासों में अच्छी तरह से समझाया है कि पाई का मान 22/7 लेना है, पर जब भी अपने को पाई का मान 22/7 के अलावा जिक्र किया वो प्रश्न में कि 22/7 न लेकर के पाई का मान लेना है दूसरा, तो उस समय जो मान बताया जा रहा है उसी को काम में लेना है, और वहां 100% दूसरा मान जो भी बताया जाएगा वो 3.14 दिया होगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या कहा, एक लंबवर्तीय शंकु है और शंकु का आधार का क्षेत्रफल आपको दे दिया 28.26 वर्ग मीटर। तो आपको ध्यान होगा, शंकु का आधार, शंकु का आधार क्या होता है भाई? शंकु का आधार होता है एक वृत्त, जिसको कहते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यह है वृत्त का क्षेत्रफल, जो शंकु के आधार का क्षेत्रफल है, जिसका मान आपको दे रखा है 28.26। ठीक, फिर आपको दे दिया इसकी ऊंचाई, h बराबर दे दी, वो दे रखी है 4 मीटर। ठीक है साथियों, और अब आपसे पूछा क्या है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मान किसका पूछा जा रहा है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? पाई आर एल का मान ज्ञात करना है। सूत्र अपन ने पिछली क्लासों में अच्छी तरह से समझा हुआ है। घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोले से संबंधित जितना भी सामान्य सूत्र और उनसे संबंधित बनने वाले सामान्य प्रकार के हर प्रश्न को अपन ने पिछली क्लासों में जिक्र कर लिया। ठीक है, इसका मेथड जो भी है समझना हो तो इससे पहले जो क्लासें हुई है क्षेत्र मिति संबंधित, उनको एक बार देख लेना आप। ठीक, अब देखिए प्रश्न आपको कहा है कि भी शंकु का आधार का क्षेत्रफल 28.26 वर्ग मीटर है और ऊंचाई इसकी दे दी 4 मीटर। अब अपने को प्रश्न को कम समय में हल करना है, तो क्या करना, देखिए। पाई आर स्क्वायर का मान दे दिया 28.26, ऊंचाई दे दी आपको 4 मीटर। मान किसका ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठ का। देखिए, वक्र पृष्ठ का मान जब भी पूछा जाए तो एक तो आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए और एक होना चाहिए एल का मतलब होता है त्रियक ऊंचाई का मान पता होना चाहिए। तो न तो यहां ऊंचाई दे रखी है, न त्रियक ऊंचाई दे रखी है, न त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, त्रियक ऊंचाई नहीं दी हुई है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, पाई आर स्क्वायर को हल करेंगे। पाई का मान 22/7 नहीं, प्रश्न में जो कहा है वो मान काम में लेंगे। पाई का मान आपको दिया हुआ है, क्या मान दिया है? 3.14 इंटू आर का स्क्वायर। क्या आर का स्क्वायर दिया हुआ है? नहीं है ना, तो ये आर का स्क्वायर रखेंगे जैसा है वैसा है, और इधर दे रखा है 28.26। ठीक, बराबर से इधर देखिए पॉइंट है, बराबर से इधर देखोगे पॉइंट है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक, संख्याएं काट रहे हैं, देखिए पॉइंट हट जाएगा यहां, तो ये हो जाएगा 314 और इधर हो जाएंगे 2826। अब इन दोनों संख्याओं को काटना है अपने को। 314 2826 को कैसे काटेगा, देखिए 300 मानिए इस संख्या को, और ये मान लेते हैं 2800। तो 300 इधर 300 का पहाड़ा बोलूं तो 9 3 27, 2700 हो जाएंगे। पीछे बचेंगे 126 और इधर बचे हुए 14, 14 9 126। इसका मतलब ये 314 है, वो पूरे 2826 को 9 बार काट रहा है। कितनी बार काट दिया? 9 बार काट दिया। तो आर स्क्वायर बराबर क्या बच गया? 9। आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 9। अब आर का वर्ग है और इसका मान आया 9, तो वर्ग जैसे हटाओगे इसका वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो आर बराबर 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। ये क्या मिल गई आपको? त्रिज्या मिल गई। ज्ञात क्या करना है? वक्र पृष्ठ। तो एक तो त्रिज्या की जरूरत रहती, त्रिज्या मिल गई, एक एल का मान चाहिए।
किसका मान चाहिए? एल का मान चाहिए। एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का तरीका देखिए। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर सूत्र होता है रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एच का मतलब होता है विद्यार्थी ऊंचाई, आर का मतलब होता है त्रिज्या। ठीक, तो एल बराबर रूट आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस एच स्क्वायर, एच का मतलब ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई कितनी है? 4, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। 9 और 16 दोनों को जोड़ोगे तो एल बराबर आ गया 25, और 25 के ऊपर है रूट, अर्थात इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई अपनी? 5। ठीक है, तो ये जो मैंने प्रश्न अब तिर्यक ऊंचाई के लिए हल करवाया है, वो अपने को परीक्षा हॉल में इस प्रकार प्रश्न हल नहीं करना है। ठीक है, 3-4 ऐसे मान बता देता हूं, 99% प्रश्न उसी में से बन जाएगा। वो मान आपको जनरली याद रखने हैं। क्या करना है? जनरली याद रखना है। क्या करना है देखिए, यदि त्रिज्या और ऊंचाई की बात करूं मैं, जिसमें एक 3 हो दूसरी 4 हो, तो हमेशा तिर्यक ऊंचाई 5 होगी। बात समझ में आई कुछ? क्या कह दिया कि भाई त्रिज्या और ऊंचाई ये दोनों 3 और 4 हो, कोई भी हो, चाहे त्रिज्या 3 हो चाहे ऊंचाई 3 हो, त्रिज्या 4 हो या फिर ऊंचाई 4 हो, ये दोनों होती है तो तिर्यक ऊंचाई हमेशा 5। ठीक, वैसे ही यदि त्रिज्या या ऊंचाई 5 दे दे और ऊंचाई या त्रिज्या दूसरी चीज 12 दे दे, ये दोनों ये आ जाते हैं, तो तिर्यक ऊंचाई हमेशा कितनी हो जाएगी? 13। आ रही बात समझ में कुछ? 5, 12, 13, और एक ध्यान रखना 3, 4, 5 का, एक ध्यान रखना 6, 10, 12 का। ठीक है, तो ये 3-4 मान है, इनको जनरली आप याद रखना। बस ऐसी स्थिति आ जाती है। यहां क्या हुआ देखिए, ऊंचाई सॉरी त्रिज्या अपने पास में 3 है, ऊंचाई 4 है, तो इस समस्या को अपने हल करने के लिए टाइम वेस्ट करना ही नहीं था। सीधा ही तिर्यक ऊंचाई का मान कितना, यदि ये मान याद होते तो कितना हो जाता? 5। ठीक, अब अपने को पाई आर एल का मान ज्ञात करना है। तो पाई आर एल का मान ज्ञात करने के लिए पाई का मान 3.14 प्रश्न में कहा हुआ, ध्यान रखिए। यदि नहीं कहा हुआ तो 22/7 काम में लेना। ठीक, इंटू आर, आर का मान कितना आया अपने पास में? 3, इंटू एल का मान कितना आया? 5। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? चलिए 3 इंटू 5 15, 15 को 3.14 से गुणा करना है, तो 15 को 4 से गुणा करूं, 15 चौके 60, हासिल के 6, 15 का 1 से, 15 एकम 15, 15 और 6 21, हासिल के 2, 15 का 3 से, 15 तिया 45 और 2 47। अब पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो दाईं तरफ से पॉइंट के बाद 2 अंक ये हो गए, ये आ जाएगा आपका आंसर 47.10, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ना, दिया हुआ। यह प्रश्न भी पटवार भर्ती परीक्षा का है, जो 24 अक्टूबर को पेपर हुआ शायद, ठीक है ना, उसमें से आया हुआ है। चलिए, यह था आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे अपन। कोई भी प्रश्न आपको दिया है, उस प्रश्न को हल करने के लिए जैसा प्रश्न अपने को कह रहा है वैसे अपन हल करते जाएंगे, तो प्रश्न में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ज्यादा प्रश्न की पूरी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, अपन सीधा मान रखेंगे सूत्र में। यह प्रश्न आपको धीरे इसलिए समझाया है कि भाई प्रश्न आपको करना क्या कह रहा है, तो उसको समझ लीजिए एक बार, तो फिर बाकी प्रश्नों में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और यह चीज क्लास में कई बार बता चुका हूं कि यदि कोई संख्यात्मक मान ऐसा हो प्रश्न में जिसका सूत्र अपने को पता होता है, तो सीधा सूत्र के बराबर ही रखना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहां रखा, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ था 28.26, तो आधार किसके आकार का? वृत्त के आकार का। तो सीधा मैंने ऐसे नहीं रखा कि आधार का क्षेत्रफल 28.2 है, नहीं, आधार का जो सूत्र था उसी के बराबर उस मान को रखा है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है अपना, एक ढक्कन वाली घनाकार पानी की टंकी का प्रत्येक बाहरी किनारा 180 सेंटीमीटर लंबा है। सबसे पहले देखिए, एक ढक्कन वाली घनाकार पानी की टंकी किसके आकार की है? घन के आकार की। आकार समझ लेना पहले से, ठीक है, देखना प्रश्न क्या आकार दे रखा है। घन के आकार के पानी की टंकी है, प्रत्येक बाहरी किनारा 180 सेंटीमीटर है। देखिए विद्यार्थियों, जब घन है तो अच्छी तरह से मैंने बताया है कि घन की प्रत्येक भुजा समान होगी। ठीक, जब एक किनारे 180 सेंटीमीटर है तो सभी किनारे 180 सेंटीमीटर होगी। टंकी की बाहरी सतह को तली को छोड़ते हुए ढकने के लिए 30 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या बतानी अपने को। क्या कह दिया? तल को छोड़ देना, तली को छोड़ते हुए, ठीक है, तली को छोड़ते हुए ढकने के लिए 30 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या पूछी जा रही है। अब टंकी आपको घन के आकार की कह दी, ठीक, फिर उसके ऊपर ढक्कन भी कह रहा है कि ढक्कनदार टंकी है, तो कितने फलकों के लिए अपने को क्षेत्रफल चाहिए इसका?
5 फलक, तली को छोड़ देना है। घन में कुल फलक कितने होते हैं? 6। 6 में से तली तो अपने को छोड़ने कह रहा है, पीछे कितने बच गए? 5। इन 5 फलकों को ढकना है, और ढकना किससे? टाइलों से। और टाइल का आकार क्या दे दिया? वर्ग के आकार की, और जिसकी भुजा आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन की भुजा तो आपको दे दी 180 सेंटीमीटर। घन की भुजा 180 सेंटीमीटर है, और जो टाइल दे रखी है, टाइल है वर्गाकार, और उस वर्ग की भुजा कितनी दे दी? वर्ग की भुजा दे दी 30 सेंटीमीटर। ठीक, अपने को क्या करना है? इन 5 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर जितना क्षेत्रफल आ रहा है उसमें एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगाएंगे। टाइलों की संख्या पूछी जा रही, संख्या अपन बता देंगे। पूछा यही है, वर्गाकार टाइलों की संख्या क्या होगी? क्या पूछा है? वर्गाकार टाइलों की संख्या। तो घन का प्रत्येक फलक किसके आकार का होता है? यह भी होता है वर्ग के आकार का। किसके आकार का? वर्ग के आकार का। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक, तो घन का प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग के आकार का, तो भुजा इंटू भुजा। ठीक है ना, तो अर्थात 180 इंटू 180। पर फलक कितने? वहां 5 फलकों को काम में लेना है। कितने फलकों को? 5 फलकों को। तली को छोड़ने के लिए कह रहा है, ढक्कन अपने को कहा है। ठीक है ना, इसका मतलब 5 फलक काम में लेने हैं। ठीक है, अब क्या करना है? ये तो क्षेत्रफल किसका होगा? क्षेत्रफल पूरा ज्ञात नहीं करना है, गुणा नहीं करना है अब अपने को। ठीक है, अपने आप प्रश्न हल हो जाएगा। ये तो आ जाएगा 5 फलकों का क्षेत्रफल। ठीक, एक टाइल है, इसकी भुजा दे दी आपको 30 सेंटीमीटर। टाइलों की संख्या पूछी जा रही है, तो संख्या में क्या करेंगे अपन? पूरा क्षेत्रफल है, उसमें एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगाएंगे, तब जाके अपने को क्या मिलेगी? संख्या। आई बात समझ में? ठीक है, ऐसे ही प्रश्न मैंने और करवाए हैं। वहां आयतन की बात कर रहा था, यहां मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। देखिए विद्यार्थियों, कंफ्यूज नहीं होना है। आयतन कब पूछा जाता है, क्षेत्रफल की बात कब होती है? आयतन को मैंने आपको कहा था कि यदि किसी वस्तु को तोड़ करके छोटे छोटे भागों में बांटा जाए, या फिर छोटी छोटी वस्तुओं को जोड़ करके एक बड़ी वस्तु बनाई जाती है, तो उस समय होता है आयतन। आई बात समझ में? यहां आयतन की बात न करके आपको टाइलों की संख्या पूछी जाती है। उस टंकी को ढकना है, उसके चारों ओर टाइलें लगानी है, ऊपर टाइलें लगानी है, तब जाके उसको पैक होगी। तो इसमें क्या चाहिए आपको? क्षेत्रफल चाहिए। ठीक, चलिए अब एक फलक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का एरिया। टाइल की किसके आकार के? वर्ग के आकार के। तो वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा? भुजा इंटू भुजा। वो डायरेक्ट इसके भाग में लिख रहा हूं। ठीक है, अर्थात 30 इंटू 30। ये क्या है? 5 फलक है, और ये क्या है? एक टाइल है। 5 फलकों के क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगाएंगे, तो अपने को मिल जाएगी संख्या। देखिए काट देता हूं, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। 3 काट देगा 18 को 6 बार, ये 3 काट देगा 18 को फिर 6 बार। कोई दिक्कत नहीं। 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 5 कितने आ जाएगा भाई? 180। ये आ जाएगा आपका आंसर। गुणा कर लोगे 6 इंटू 6 इंटू 5, तो आंसर आ जाएगा 180। अब ये सारी चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, बस सीधा क्या करना था कि भाई 5 फलकों का क्षेत्रफल चाहिए, तो 5 इंटू 180 इंटू 180। ये तो क्या है? एक फलक है। 180 इंटू 180 क्या है? एक फलक है। भुजा दे रखी थी 180 सेंटीमीटर। इसको गुणा 5 से क्यों किया? क्योंकि 5 फलकों की बात हो रही है। भाग किसका लगाया? एक टाइल के क्षेत्रफल का। टाइल किसके आकार की? वर्ग के आकार की। तो क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, तो ये हुआ भुजा इंटू भुजा। ठीक, भाग लगाएंगे। हल किया अपन ने, 0 से 0 कट गए थे, 3 18 को काट दिया, फिर 3 18 को काट दिया। इन संख्या को गुणा करोगे 180, ये मिल जाएगा आपको टाइलों की संख्या, जो आपको ऑप्शन में दे रखा है। ये भी किसमें? सी ऑप्शन दे रखा है 180। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये प्रश्न मात्र 20 सेकेंड का था बस। भाई क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का ही भाग लगाना था। ठीक, क्षेत्रफल किसका? फलकों का। कितने फलक? 5 फलक। 5 क्यों? होते 6 फलक है, पर आपको पैंदा छोड़ देना था। ठीक है, तली को छोड़ देना था बस। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न लेंगे। प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरह समझना है, यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि भी ठीक है आयतन था या फिर क्षेत्रफल था। मैंने आपको चीज संख्या के लिए आयतन भी बताया और यहां संख्या के लिए क्षेत्रफल को भी काम में लिया है। ठीक है, क्षेत्रफल कब काम आएगा? जब बात क्षेत्रफल उसको ढकने की हो रही है तो क्षेत्रफल काम में लिया। और जब यदि एक वस्तु को तोड़ करके छोटे छोटे भागों में बांटे, या फिर छोटी छोटी वस्तुओं को जोड़ करके नया बड़ा संख्या बनाई जाए, तो वहां आपको आयतन काम में लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? अगला प्रश्न दिया हुआ है, 9 मीटर ऊंचे एक शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। इसके अंदर की वायु का आयतन क्या होगा? पाई का मान 22/7 लेना है। पाई के मान का जिक्र यदि प्रश्न में कर दे तो आपने को वही लेना है, यदि नहीं करे तो भी कितना लेना होता है? 22/7। क्या कहा है?
9 मीटर ऊंचे शंकु, शंकु की ऊंचाई कितनी दे दी? 9 मीटर। ठीक, फिर आपको कह दिया टेंट के आधार की परिधि है जो कि 44 मीटर है। अब आपको शंकु का आधार दिमाग में आना चाहिए। शंकु का आधार किसके आकार का होता है? अच्छी तरह से पिछली क्लासों में समझाया मैंने, प्रत्येक ठोस को किस प्रकार बना है, कौन कौन से भाग जुड़े हैं उसमें, उसका सूत्र कैसे बना है, वो सारी चीज पिछली क्लासों में आपको अच्छी तरह से समझाई है। तो यहां देखिए शंकु के आधार की बात हो रही है, तो शंकु का आधार होता है वृत्त के आकार का। तो ये जो आपको परिधि दी जाती है 44 मीटर, ये वृत्त की परिधि है। किसकी परिधि है? वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2πr। 2πr का मान कितना देते हैं विद्यार्थियों? 44 मीटर। ठीक, पाई का मान 22/7 लेना है और इसके अंदर वायु का आयतन ज्ञात करना है। देखिए आयतन चाहे वायु का हो चाहे किसी का हो, अपने को शंकु का आयतन ज्ञात करना है। वायु से भेद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कि वायु का आयतन कैसे ज्ञात करना, कोई सूत्र नहीं बताया वायु का आयतन के लिए। ठीक, आपको केवल इस शंकु का आयतन पूछा जा रहा है। शंकु अंदर से खाली है तो अंदर क्या है? हवा है, बस उस हवा का आयतन आपसे पूछ लिया। ठीक, तो h का मान तो अपने को दे रखा है, 2πr का मान कितना दे दिया? 44। पूछा शंकु का आयतन। अभ्यर्थियों अच्छी तरह से याद होगा, शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 1/3 πr² h। आई बात समझ? ऊंचाई होनी चाहिए तो ऊंचाई दे रखी है, आर का मान होना चाहिए, आर अपन इससे ज्ञात कर लेंगे, इस परिधि से आर का मान हो जाएगा। वो कैसे होगा? देखिए पाई का मान 22/7, तो इस पाई को हटा करके मैं इसकी जगह लिख रहा हूं 22/7। ठीक, ये 22 काट देगा 44 को कितनी बार? 2 बार। ये 2 काट देगा 2 को 1 बार। इधर क्या बचा? आर, बट्टों में बचे हुए 7, उधर क्या बचा हुआ है? 1। तो ये आर बराबर 7 इधर भाग में है, इधर भेज दूंगा तो कहां चले जाएगा? 1 के गुणों में। तो ये हो जाएगा आर का मान कितना? 7। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ठीक है, 1/3 पाई का मान डायरेक्ट 22/7 इंटू आर का मान 7 इंटू 7 स्क्वायर है तो 2 बार गुणों में, इंटू एच का मान कितना देते हैं बच्चों? 9। कोई दिक्कत किसी के होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये 7 से 7 तो कट जाएगा, ये 3 9 को काट देगा 3 बार। ठीक, 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 22 ये 22 और ये 21, 21 दूने 42, हसल के 4, 21 दूने 42 और 4 46, 462 घन मीटर। ध्यान रखना इकाई मीटर में है सारी भुजाएं, तो घन मीटर होगा। ऑप्शन में कई बार केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको घन सेंटीमीटर भी दिया जा सकता है, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना, जो आपको ऑप्शन नंबर 462 जो डी में दे रखा है आपको। आगे बात समझ में? ठीक है, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अच्छी तरह समझ लेना इसको। यदि एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके आयतन के संख्यात्मक मान के समान है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? ये प्रश्न इस केवल एग्जाम में एलडीसी कह दूं या पटवार कह दूं, ठीक है ना, यहां तक सीमित नहीं है। आरपीसी भी ऐसा प्रश्न बहुत सारे उठा रखी है, और ठीक है एसएससी रेलवे ये भी प्रश्न इस प्रश्न को फोकस रखते हैं। हर तीसरे एग्जाम में ये प्रश्न आपको मिल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह दिया कि एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान और उसके आयतन के संख्यात्मक मान आपस में समान है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन दोनों आपस में क्या कह दिया? बराबर कह दिया है। फिर आपसे पूछा जाता है इसकी त्रिज्या क्या होगी। प्रश्न में कोई संख्यात्मक मान नहीं दिया है, आपको सीधा भाषा में कह दिया है कि भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन आपस में बराबर है। तो जो प्रश्न का है वो अपन बराबर रख देते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अभ्यर्थियों? याद होगा अच्छी तरह से, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठ कहूं संपूर्ण पृष्ठ कहूं, बात एक ही है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4πr²। किसके बराबर है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल? इसके आयतन के बराबर है। आयतन क्या होता है गोले का? 4/3 πr²। ये चीज अच्छी तरह से ध्यान रखना। r की घात 3 केवल गोले के आयतन में है, बाकी कहीं नहीं है। ठीक है, चलिए अब अपन इसी बात को सरल करेंगे, अपने आप अपने पास में उत्तर मिल जाएगा। बस ये 4 4 को काट रहा है, कट जाएगा। ठीक है, ये पाई से पाई कट जाएगा, कोई दिक्कत किसी का भी होनी तो नहीं चाहिए। ये r² है, यहां r घात 3 है। अब गोला एक ही है तो त्रिज्या क्षेत्रफल में भी वही होगी, आयतन में वही होगी। गोले अलग अलग नहीं है, गोला वही है, उस गोले का क्षेत्रफल और उसका आयतन आपस में बराबर कह दिया है। तो यहां r है, वही r यहां है। यहां r कितनी बार गुणों में? 3 बार है। यहां कितनी बार है? 2 बार है। तो ये 2 बार कट जाएगी, पर 1 बार तो यहां बच जाएगी। ठीक है, यहां r के बट्टों में ये 3 कहां है? बट्टों में बचा हुआ है। इधर कुछ नहीं बचा है, मतलब 1 बचा हुआ है। ठीक, ये 3 भाग वाले इधर पक्षांतर करूंगा तो कहां आ जाएंगे? अंश में। इधर क्या बच जाएगा? r।
आर का मान क्या आ गया? आर का मान आ गया 3 इकाई, जो कि ऑप्शन में आपको दे रखा है बी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दे रखा, देखिए एक घनाभाकार कांच का डिब्बा कहा जा रहा है। डिब्बे का आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। इस डिब्बे का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। सबसे पहले देखना आकार क्या है, घनाभ का आकार है। कांच का डिब्बा 25 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। कांच के डिब्बे का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। लंबाई दे दी अभ्यर्थियों 25 सेंटीमीटर, ठीक। चौड़ाई दे दी आपको 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दी आपको 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है। तो घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र अपने को पता होना चाहिए। घनाभ का ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या बताया आपको, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई, सूत्र नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट मान रखूंगा, लंबाई इंटू चौड़ाई अर्थात 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 25। समझ लेना अच्छी तरह से, यह है लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, अब प्रश्न को हल करेंगे तो 2 कोष्टक 25 इंटू 20, 25 इंटू 20 500 प्लस 20 इंटू 10 200 प्लस 10 इंटू 25 250। 500 200 700, 700 और 250 950। 950 का गुणा किससे होगा, 2 से। कितना आ जाएगा अभ्यर्थियों, 1900। सारी भुजाएं सेंटीमीटर में, तो ये वर्ग सेंटीमीटर। बस 10 सेकंड का प्रश्न था, ज्यादा कोई गहराई में बात यहां नहीं थी, जो कि ऑप्शन में आपको दे रखा है सी में। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न क्या दे हुआ है। प्रश्न को जो प्रश्न ने कहा है बस वो करना है, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए और कैलकुलेशन में टाइम भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल आसान प्रश्न आएंगे। आप देख रहे हो कि घन, घनाभ, गोला, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित पता नहीं किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रत्येक क्लास को पीछे देखोगे तो अच्छी तरह से आप क्षेत्र मिति में किसी भी प्रकार का प्रश्न क्यों आ जाए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है कि यदि एक घन के विकिरण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। बात किसकी हो रही है, घन की। किसकी बात है अभ्यर्थियों, घन की बात हो रही है। चलिए ठीक, जिसकी लंबाई, विकिरण की लंबाई आपको दे रखी है। लंबाई किसकी दी है, विकिरण की। क्या दे रखी है, 4√3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बात हो रही है और आपसे पूछा गया है आयतन। बिल्कुल आसान प्रश्न था, करना कुछ है ही नहीं, सीधा आयतन ज्ञात करने का सूत्र पता होना चाहिए। बात किसकी है, घन की है। तो घन का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है भुजा क्यूब। भुजा चाहिए, भुजा नहीं है, विकिरण दे रखा है। तो अभ्यर्थियों विकिरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, भुजा√3। याद है ना पिछली बातें, जब याद है तो यहां कोई दिक्कत आएगी नहीं। विकिरण बराबर होता है भुजा√3, तो ये भुजा√3, √3 तो बैठा ही है, भुजा की जगह कौन आ गया, 4। इसका मतलब इस घन की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान, कुछ ज्ञात करना ही नहीं, भुजा तो यहां दे रखी है। बस थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये जो 4 और √3 गुणों में दे रखा है और वो है विकिरण। विकिरण का मतलब होता है भुजा गुणा √3, तो √3 तो ये √3 की जगह हो गया, भुजा की जगह कौन आ गया, 4। आई बात समझ में। ज्ञात क्या करना है, आयतन। आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा क्यूब। लिख देता हूं यहां देखिए, आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। आपको परीक्षा में सूत्र नहीं लिखना, डायरेक्ट मान नहीं रखना है। 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 कितनी हो जाती है अभ्यर्थियों, 64, और ये हो जाएगी घन सेंटीमीटर। ठीक है, 25 तक आपको नॉर्मल संख्याओं के घन याद होने चाहिए। तो ये 4 के घन 64, बस 10 सेकंड का प्रश्न था, आराम से हल हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात यहां नहीं थी। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, अब प्रश्न आ रहे हैं आरपीसी द्वारा। अगला प्रश्न जो आरपीसी द्वारा फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम आयोजित करवाया अभी 2022 में, उसमें आया वो प्रश्न एक बिल्कुल आसान प्रश्न। और क्या दिया देखिए, यदि किसी गोले के अर्धव्यास को 3 मीटर बढ़ा दिया जाए। क्या कह दिया, गोले की बात हो रही है, फिर बात हो रही है अर्धव्यास की। अभ्यर्थियों ध्यान दीजिए, शब्द दिया है अर्धव्यास। क्या दे दिया, अर्धव्यास। अर्धव्यास का मतलब क्या हुआ, व्यास का आधा, और व्यास का आधा हमेशा क्या होता है,
त्रिज्या होती है, ध्यान रखिए। प्रश्न ने केवल शब्द आपको चेंज कर दिया यहां कंफ्यूज करने के लिए बस। अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब क्या है? त्रिज्या ही तो है। त्रिज्या को क्या कर दिया उसने? 3 मीटर यदि बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 वर्ग मीटर बढ़ जाएगा। गोले की आरंभिक त्रिज्या क्या थी? त्रिज्या आपको पहले की नहीं दी है, न बाद की दी है। आपको यह कहा जा रहा है कि त्रिज्या जितनी भी थी उसको 3 बढ़ाया, तो जैसे ही 3 बढ़ाओगे क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो पहले कितनी थी उसका मान आपको बताना है। ठीक है, चलिए अपन पहले त्रिज्या r मान लेते हैं। पहले त्रिज्या क्या मान लेते हैं? r। पहले त्रिज्या कितनी थी? r थी। ठीक है, और बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा? r+3 हो जाएगा। गोले की पहले त्रिज्या मान लिया अपन ने r इकाई, और बढ़ाई तो r+3, क्योंकि यह कहा जा रहा है गोले की त्रिज्या को 3 इकाई बढ़ा दिया गया, या 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 मीटर बढ़ा दिया गया। तो ये तो है r मीटर और ये है r+3 मीटर। बात समझ में आई कुछ? प्रश्न जो कहा वही किया अपन ने। प्रश्न ये कह रहा है कि गोला था, इसकी त्रिज्या को 3 बढ़ाया है, तो पहले r थी और अब इसको क्या कर दिया? 3 बढ़ा दिया, मतलब r+3 हो गई। जैसे ही त्रिज्या बढ़ाओगे क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। भाई त्रिज्या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, और बढ़े हुए क्षेत्रफल का मान आपको दे रखा है 1056 वर्ग मीटर है। ठीक, तो इससे क्षेत्रफल कितना होगा? जब r है तो क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। और इससे क्या हो जाएगा? 4πr+3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी के? भाई पहले त्रिज्या r थी तो क्षेत्रफल हो गया 4πr²। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दूं या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दूं, सूत्र होता है 4πr²। r का मान तो r ही तो रखना है, कितना था कितना नहीं था अपने को कुछ नहीं कहा हुआ है। फिर क्या हुआ? r को बढ़ाया, r+3 किया, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr+3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या हुआ? यह क्षेत्रफल बढ़ गया, किससे? इसकी तुलना में यह ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हुआ? 1056। तो इस ज्यादा में से यदि घटा दूं, मतलब कम कर दूं, तो कितना बच जाएगा? 1056 हो जाएगा। भाई जितना क्षेत्रफल अब हुआ है उसमें से पहले वाला क्षेत्रफल घटा देते हैं तो कितना बच जाना चाहिए? 1056। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक, टेक्निकल शब्द दिए हुए थे, थोड़ी चीज घुमाई हुई थी, पर था नॉर्मली यदि करना दिमाग को काम में ले लेते। तो अब क्या करना है? यहां 4π यहां भी है, 4π यहां भी है, घटाने के लिए घटा रहा हूं। ठीक है, तो इसको पहले कॉमन ले लेते हैं। 4π को तो क्या ले लिया भाई? कॉमन। यहां क्या बचा हुआ है? r+3 का स्क्वायर, माइनस यहां क्या बचा हुआ है? r का स्क्वायर, बराबर दे रखा है 1056। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहां 4π है, इधर 1056 है, तो इन संख्याओं को काट देंगे, आगे कट जाएगी। 4 को तो 4 रख रहे हैं, पाई का मान 22/7 कर दिया। ठीक है, r+3 का स्क्वायर है। r+3 का स्क्वायर खोलना है तो अब तो छोटी क्लासों में पढ़ा आपने, a+b का होल स्क्वायर पढ़ा। यहां a की जगह r है, b की जगह 3 है, क्या हो जाता है? a² + 2ab + b का स्क्वायर होता है। वैसे ही अब इसको खोल देंगे, जहां जहां मैंने a लिखा है वहां r लिखेंगे, जहां जहां b लिखा है वहां 3 लिखेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा r² + 6r + 9। कैसे हुआ देखिए, a का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 गुणा a गुणा b, तो 2 का गुणा r से करूं 2r, फिर गुणा 3 से करूं तो 6r हो जाएंगे। तो ये 6r प्लस b का स्क्वायर, b की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 माइनस r² बराबर है 1056। ठीक है ना? चलिए अब 22 से 1056 को काट देते हैं अपन। 22 से 1056 को काट देते हैं तो ये कितनी बार कट जाएगा? 22 चौक 88, 22 पांच 110 हो जाते हैं। ये हो गए 22 चौक 88। ठीक, पीछे बच गए 17, 176। ठीक है, 22 7 154, 22 8 176। ठीक, ये हो गया। 4 काट देगा, 48 को काट देते हैं। कितनी बार कट गया? 12 बार कट गया। ये संख्या कट गई। ठीक है, ये 7 हर में बैठा है। अब देखिए r² + 6r + 9 माइनस r², तो इस r² में ये r² घट जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में फिर गायब हो गए। r² में से r² चला गया। ठीक है, घटा दिया, बस बचा क्या? यहां 6r + 9 बराबर उधर क्या बचा? 12। ये 7 इधर भाग में, मैं उधर पक्षांतरण कर दूं तो कहां चले जाएंगे? गुणों में। भाई बात समझ आपके? ठीक है ना? बस यहां तक सामान्य चीज थी। चलिए 6r + 9 बराबर 12 को 7 से गुणा करो तो 12 7 84। अब ये 9 प्लस के उधर भेज दीजिए, ये हो जाएंगे माइनस के। 6r बराबर 84 - 9,
तो ये हो जाएगा 6r बराबर 75। आई बात समझ में? 6r और 75 इसको काट देते हैं, 3 का भाग 2 बार, 3 का भाग 25 बार, 25 ये 75 होते हैं, 3 दूने 6 होते हैं। अब बचा 2r बराबर 25, तो r बराबर क्या बच जाएगा बिरजो, इधर 25 है ही, ये 2 इधर गुणों में r के उधर भेज दूंगा तो भाग में चला जाएगा, r बराबर आ जाएगा 12.5। और ये ऑप्शन में आपको दे रखा था, त्रिज्या का मान क्या होगा आरंभिक में 12.5, ऑप्शन बी में आपको दे रखा है। आगे बात समझ, थोड़ा सा लंबा था प्रश्न, लेंथी था, क्योंकि एग्जाम भी कुछ स्टैंडर्ड का था, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था तो प्रश्न कुछ स्टैंडर्ड आने स्वाभाविक है। और आपका एग्जाम है जो थर्ड ग्रेड का है तो इतने डीप प्रश्न तो नहीं बनेंगे, यदि बन भी जाए बाय द वे तो अपने को ऐसे प्रश्न हल करने का भी तरीका होना चाहिए। प्रश्न ने क्या कहा था दोबारा समझ लीजिए कि भाई एक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या थी, कहा नहीं, फिर आपको यह कह दिया कि गोला है, गोले की त्रिज्या को बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 3 मीटर बढ़ाया, तो अपन ने पहले r मान ली, बढ़ाया तो r+3 हो गई। ठीक, चलिए अब क्या करें, जब बढ़ाया है तो क्षेत्रफल बढ़ गया, जब त्रिज्या बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, ये तो स्वाभाविक बात है। कितना बड़ा वो मान आपको दे रखा था, कितना, 1056, तो ये क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल से ज्यादा है, क्योंकि बढ़ा है तब तो ये ज्यादा हो गया, तो कितना ज्यादा है, अपन इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना ज्यादा वो मिल जाएगा, तो 1056 ज्यादा ये कह रहा है, तो अपन इसमें से इसको माइनस किया तो बराबर कितना बचा हुआ है, 1056। ठीक, फिर अपन ने इसको आगे हल किया है तो ये 4 पाई और इधर भी 4 पाई, इन दोनों में से घटाने के लिए अपन ने क्या किया, ये माइनस का चिन्ह ध्यान रखना, कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा r+3 का स्क्वायर माइनस यहां क्या बचा हुआ है r² बराबर 1056 है। ठीक, ये 4 पाई को लिख दिया मैंने 4 × 22/7, इसको खोला है, r+3 को खोला है मैंने, देखिए इस सर्वसमीका के आधार पे, तो r² + 6r + 9, ये माइनस का r², ये माइनस r² बराबर में 1056 बराबर 1056 पड़े। 22 को 1056 से काटा 48 बार कट गया, फिर 4 को 48 को काटा 12 बार कट गया। ठीक है, चलिए इधर ये r² में से r² घटा दिया तो ये तो लेस हो गए, बचा हुआ है 6r + 9, तो ये 6r + 9, इधर बचा हुआ 12, ये 7 भाग में थे, इसको भेज दिया इधर गुणों में। आइए बात समझ में, ठीक, 6r + 9 12 × 7 किया तो कितने हो गए, 84। ठीक, फिर ये 9 प्लस में उसका पक्षांतरण करेंगे तो 84 में से 9 माइनस हो जाएंगे, तो 6r बराबर 84 - 9, 84 में से 9 घटाते कितने बच गए, 75, तो 6r बराबर 75। 6 और 75 को काटा मैंने किससे, 3 से, 6 में 3 का भाग लगाया 2 बार, 75 में 3 का भाग लगाया 25 बार, तो ये बचेगा 2r बराबर 25, तो r बराबर बच जाएगा 25/2, 25 में 2 का भाग लगाओगे 12.5, जो कि ऑप्शन में आपको दे रखा था। बिल्कुल सामान्य प्रश्न था, पर ठीक है ना, थोड़ा लेवल बड़ा है इसलिए क्योंकि एग्जाम भी तो कुछ स्टैंडर्ड लेवल का था इसलिए बड़ा हुआ। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न देखिए, फिर तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, कई बार पूछा गया है, ऐसे स्टैंडर्ड एग्जाम होते हैं तो उसमें ऐसे प्रश्न जनरली पूछे जाते हैं, और वाकई होना भी ऐसे प्रश्न चाहिए, क्योंकि जब फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आयोजित करवाया जाता है तो सामान्य कोई क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रश्न पूछना वहां उचित भी नहीं लगता है। तो ये भी आरपीएससी द्वारा आयोजित इस बार की परीक्षा थी, उसमें ही आया हुआ एक प्रश्न ले रहा हूं। ठीक, करने का प्रश्न दिया हुआ, एक समवर्ती शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। अभ्यर्थियों शंकु दिया हुआ, शंकु की ऊंचाई दे दी 30 सेंटीमीटर। इस शंकु के आधार के समानांतर एक समतल द्वारा उच्चतम सिरे से एक छोटा शंकु काटा जाता है। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है, यदि छोटे शंकु का आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 है तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु काटा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक, अच्छी तरह से समझना प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न को अपन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ट्रिक से हल करवाऊंगा, बस सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें 20 से 25 सेकंड लगेंगे, पर प्रश्न कह क्या रहा है उसको समझिए पहले, फिर प्रश्न को अपन ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। प्रश्न की लैंग्वेज क्या की प्रश्न ने देखी उसको समझिए पहले। प्रश्न क्या कह दिया, एक शंकु दे दिया आपको, ये शंकु दिया मान लिए, ठीक, जिसकी ऊंचाई आपको कहा जा रहा है 30 सेंटीमीटर। आई बात अब बच्चों समझ में, ठीक है, ये है इसकी त्रिज्या। त्रिज्या का कोई जिक्र नहीं किया इसने, त्रिज्या कोई बात है नहीं की हुई है। अब आपको क्या कह दिया कि इस शंकु को ऊपरी सिरे से एक समतला आकार में इस प्रकार काटा गया है। क्या कर दिया, यहां से काट दिया गया, ऊपर वाले शंकु को अलग कर दिया गया है और नीचे वाला शंकु अलग हो गया। आई बात समझ में, ठीक, 30 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई दे रखी थी, फिर शंकु को ऊपर से एक समतल आकार में काटना है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, इस शंकु के आधार के समानांतर, किसके, इस आधार के समानांतर समतल द्वारा उच्चतम सिरे से
काटा गया, ऊंचा वाला सिरा है, ये इस सिरे को ऊपर काट करके अलग कर दिया गया। ये जो नीचे का भाग है इसको कहा जाता है शंकु का सिनक भाग, पर शंकु सिनक की चर्चा नहीं की है। यहां प्रश्न ने क्या कह दिया कि यदि छोटे शंकु का आयतन, अब अभ्यर्थियों देखिए छोटा शंकु कौन सा है, जो ये ऊपर वाला भाग कटेगा ना, ये कट करके इस प्रकार एक छोटा शंकु बन जाएगा, ये ऊपर वाली ये टोपी कट जाएगी इस प्रकार, ठीक, तो ये छोटा शंकु बन जाएगा। तो छोटे शंकु का आयतन पहले वाले शंकु के आयतन का 1/27 का हुआ है। कितना का हुआ है? 1/27 कह दिया। आई बात समझ में? ठीक है, फिर आपसे यह पूछा जा रहा है तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु को काटा गया है। ध्यान रखना, यहां आधार से कितनी ऊंचाई तक, यह चीज यहां से यहां तक की आपसे पूछी गई है कि भाई ये ऊंचाई कितनी है, आपसे यह पूछी गई है। आई बात समझ में? ठीक, तो ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार हल करना है अपने को ध्यान देना। यहां बिल्कुल कम समय में हल करवा रहा हूं प्रश्न को। यहां क्या होता है बच्चों, ये जो पूरा शंकु है इसकी ऊंचाई, इसको मैं मान लेता हूं h1, और ये जो नया शंकु बना है इसकी ऊंचाई को मान लेता हूं h2। आई बात समझ? या फिर इसको h1 मान लीजिए, ऊपर वाले भाग को h1 मान लीजिए, इसको h2 मान लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। बस ध्यान अपने को यही रखना है, क्योंकि अपने को पूछा क्या है कि भाई इस ऊंचाई की बात पूछी जा रही है, ये ऊंचाई कितनी है वो पूछी जा रही है, तो अपन ऊंचाई से ही अपने को इसको याद करना है। ठीक है, होता है क्या है यहां कि इन दोनों ऊंचाइयों का, किसका, h1/h2, इन दोनों ऊंचाइयों का अनुपात भी केवल सीधा ऊंचाइयों का नहीं, ऊंचाइयों के घनों का अनुपात, किसका, घनों का अनुपात बराबर होता है आयतनों का अनुपात। बात समझ में आई कुछ? क्या कहा, नया शंकु और ये पूरा शंकु, इन दोनों शंकु की जो ऊंचाई थी उस ऊंचाई के घनों का अनुपात किसके बराबर होगा, शंकु के आयतनों के अनुपात के बराबर। 1/27 का मतलब क्या हुआ अभ्यर्थियों, इन दोनों का जो आयतन है उनका अनुपात है 1/27। कहने का मतलब इसका अनुपात यदि 1 घन सेंटीमीटर है तो इसका अनुपात हो जाएगा 27 घन सेंटीमीटर। पूरा शंकु इसका हो जाए 27 और कटी हुई टोपी का कितना होगा 1। आई बात समझ? ठीक है, और ये इनका ऊंचाइयों का संबंध रहता है ना, वो इस ऊंचाई अर्थात छोटे शंकु की ऊंचाई का घन अनुपात में जो पूरा शंकु था उसकी ऊंचाई का अनुपात, उसका घन, उन दोनों का अनुपात किसके बराबर रहेगा, आयतनों के अनुपात के बराबर रहेगा। यह चीज में ध्यान रखनी है। h1 का क्यूब बटे h2 का क्यूब बराबर होगा 1/27। ठीक है, चलिए, तो यहां अपने पास में h1 और h2 का मान दे रखा है क्या, बिल्कुल एक चीज दे रखी है, वो ये दे रखी है संपूर्ण ऊंचाई, इस पूरे शंकु की ऊंचाई दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 30। कितनी दे रखी है 30, पर उसको अपन काम में नहीं लेंगे, पहले केवल मैं इसको सरल कर रहा हूं फिर अपन काम में लेंगे। देखिए ये हो जाएगा h1/h2 बराबर, इसका क्यूब हटाऊं तो सामने वाली संख्या का आपको क्या करना है फिर, तो घनमूल ज्ञात करना है। 1/27 का क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। 1 का घनमूल करोगे, ये जो देखिए रूट का चिन्ह है, पर इसको इस मोड़ में मैंने 3 लिख दिया, इसका मतलब घनमूल है। क्या है ये, घनमूल है। ठीक है, तो यहां 1 का घनमूल 1 होगा, 27 का घनमूल 3 होगा, तो ये h1/h2 बराबर आ जाएगा 1/3। क्या आ गया, 1/3। यदि h1 मतलब छोटे शंकु की ऊंचाई 1 है तो बड़े शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, 3 होगी। यहां अपने को बड़े शंकु की ऊंचाई दे रखी है, वो कितनी दे रखी है फिर, तो 30। जब ये h2 है वो 30 होगी तो h1 कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। बात समझ में आई कि ये 1 है तो ये 3 है, वैसे ये 30 होगी तो ये 10 हो जाएगी। समझ गए बात को? ठीक है, तो h1 और h2 का अनुपात क्या आ गया, 1/3 या फिर 10/30। तो ये तो 30 दे रखी थी, 30 है, तो ये ऊपर वाली ये कितनी है, ये 10 है। तो अब देखिए प्रश्न का जवाब देते वक्त ध्यान रखना है, जल्दबाजी की तो ये कई बार उत्तर 10 टिक मार देते, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो 10, तो ये ऊपर वाले शंकु की ऊंचाई ये है। अब अपने को प्रश्न ये पूछा कि आधार से कितनी ऊंचाई तक काटा, तो ये ऊंचाई कितनी होगी उसका जवाब देना है अपने को, और इस ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा, पूरी 30 है, उसमें से ये 10 है, तो पीछे कितनी बच जाएगी फिर, तो 20, जो कि ऑप्शन में आपको दे रखा है, वो ऑप्शन 3 में दे रखा था। ठीक है ना, तो वो जो आंसर हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी। सेंटीमीटर में सारी भुजाएं, ये हो जाएगा आपको उसका आंसर। बात बस एक ही ध्यान में रखनी है, ऊंचाइयों का अनुपात बराबर होगा क्षेत्रफल, सॉरी आयतनों का अनुपात, पर ऊंचाई ही नहीं, ऊंचाई के घनों का अनुपात होगा। ठीक है, ऊंचाई क्यूब बटे ऊंचाई क्यूब बराबर होगा आयतन का अनुपात। ऐसा एक प्रश्न मैं आपको दे दूंगा लास्ट में, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, उस प्रश्न को हल करने की कोशिश करना। यदि नहीं होता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, प्रश्न को दोबारा समझा दिया जाएगा। यह था प्रश्न आरपीएससी द्वारा आयोजित
फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है परीक्षा, उसमें दिया हुआ था शंकु के आयतन से संबंधित इस प्रकार का प्रश्न। ठीक है, चलिए प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है, बस ये ट्रिक काम में ले लेना। ऐसा प्रश्न कई बार पूछा गया है, और यदि इसको प्रश्न को मेथड से करवाऊं तो बहुत लंबा चला जाता है ये प्रश्न, कम से कम 4 से 5 मिनट ये खा जाता, और ये प्रश्न फिर आपको हल हो जाता तो फायदा नहीं नुकसान नहीं होता। फिर 5 मिनट एक प्रश्न के लिए लगा देते हैं तो फिर फायदे का सौदा तो नहीं होगा वहां। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए आगे प्रश्न दिया जा रहा है, यदि दो शंकुओं का आयतन 1:4 है के अनुपात में है एवं उनके व्यास 4:5 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ऐसा ही प्रश्न पिछली क्लास में मैंने लिया था। ठीक है, यह प्रश्न एलडीसी भर्ती परीक्षा का है। ठीक, समझिए प्रश्न क्या कहा, शंकु के आयतन, दो शंकुओं का आयतनों का अनुपात दे रखा है, शंकु के आयतनों का अनुपात, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बट्टे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है वृत्त, शंकु का आयतन बट्टे शंकु का आयतन, बट्टों में रखना मतलब अनुपात है। ठीक है, और वो अनुपात क्या दे दिया आपको, 1:4। प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये जो प्रश्न कहा वो मैंने लिखा है बस। ठीक, यहां 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर एच बट्टे आर स्क्वायर एच बराबर 1/4। फिर प्रश्न ने आपको यह कहा इसका व्यास दे रखा है, व्यास का अनुपात क्या दे दिया, व्यास का अभ्यर्थ अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है 4:5। तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, आर बराबर भाई, त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है ना, आधी। ठीक है, बात समझ रहे हो कुछ, तो आधी होगी, तो ये 4/2 लिख दीजिए भले, तो ये 5/2। बात वो कि वो अनुपात तो वही रहेगा, व्यास का अनुपात है वही त्रिज्या का अनुपात रहेगा, भाग 2 लगाने से अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जब अनुपात का मान तो समान रहे, गुणा करो तो भी अनुपात वही रहेगा। जैसे 4 को 2 से गुणा कर लूं तो 8, तो 5 को भी 2 से गुणा कर लेता 10, तो 8:10 लिखूं तो भी वही बात है। 4/2 अनुपात 5/2 लिखूं तो भी वही बात है, कोई फर्क पड़ने वाली बात है नहीं है। तो ये तो किसका अनुपात आ गया, त्रिज्याओं का अनुपात। त्रिज्याओं का अनुपात में 4/2 अनुपात 5/2 लिखूं तो भी वही है, क्योंकि व्यास दे रखा था। आप कंफ्यूज हो जाओ कि व्यास का अनुपात है, ये तो त्रिज्या का अनुपात कहां है, तो त्रिज्या का अनुपात करोगे तो भी वही है, 4/5 ही आना है। ठीक है, 4:5 ही आएगा। तो ये त्रिज्या है, पहले के लिए 4 है तो दूसरे के लिए 5 होगी। आइए बात समझ, तो यहां त्रिज्याओं का मान ले लेते हैं। फिर आपसे पूछा किसका मान है, अब फिर तो उनकी ऊंचाई का अनुपात पूछा जा रहा है। किसका अनुपात पूछा गया है, ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। चलिए यहां रख देते हैं त्रिज्या का मान, अपन त्रिज्या का अनुपात ये रखूं या ये रखूं, कोई भी रख दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। ये 4/2 रख दोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। मैं सीधा ये 4:5 रख रहा हूं, तो पहले अनुपात 4 है तो ये 4 का स्क्वायर इंटू एच का मान है नहीं अपने पास में, बट्टे दूसरे का मान 5 है, ये 5 का स्क्वायर इंटू एच का मान है नहीं अपने पास में, बराबर है 1/4। कोई दिक्कत किसी के नहीं है। 4 का वर्ग 64 इंटू एच बट्टे 5 का वर्ग 25 इंटू एच बराबर है 1/4। अब फिर तो ये जो 64/25 है, इसका मैं उधर पक्षांतरण करूंगा तब जाके अपने को एच का अनुपात मिलेगा। तो 64/25 इधर गुणों में, उधर जाते ही क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो ये H1/H2 लिख दूं या दोनों शंकुओं का अनुपात लिख दूं। इधर 1/4 है, ये भिन्न गुणों वाली इधर आएगी तो कहां जाएगी, भाग में। तो ये पहले से भिन्न है, फिर भिन्न आएगी तो भाग में नहीं लिखेंगे, गुणों में लिखेंगे। पर गुणों में लिखते वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा। तो इसको लिखा जाएगा 25/16। तो 1 को 25 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएंगे 25, 16 को 4 से गुणा करूंगा तो 64। अब अपने पास में h का अनुपात क्या मिल जाएगा, पहली h 25 है, दूसरी h 64 है, अनुपात आ गया 25:64। क्या ये ऑप्शन में दे रखा है, तो आपको ऑप्शन में ऐसा अनुपात कहीं नहीं है, पर चौथा ऑप्शन आपको जरूर दे रखा है, नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन चौथा राइट हो जाएगा। उत्तर आना तो क्या चाहिए था, 25:64 आना चाहिए था, पर ये नहीं है, तो चौथा ऑप्शन राइट, नन ऑफ दिस। ये था चौथा प्रश्न, आपको सॉरी प्रश्न था अगला दिया हुआ वो। अगला एक प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न ले रहे हैं अपन। क्या कहा जा रहा है, बोल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस थोड़ा सा इकाई का ध्यान रखना है, ज्यादा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न क्या कहा देखिए, एक बौछार में 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। एक बौछार में 5 सेंटीमीटर वर्षा का मतलब क्या हुआ फिर तो, कि एक ही साथ एक बार जब बारिश शुरू हो जाती है तो बारिश इतनी बरसी कि 5 सेंटीमीटर गहराई तक पानी चला गया। आई बात समझ, ठीक। फिर आपसे यह कहा कि 1.5 हेक्टेयर भूमि पर गिरे पानी की मात्रा क्या होगी। प्रश्न देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक ही बौछार में 5 सेंटीमीटर की वर्षा हो जाती है और फिर 1.5 हेक्टेयर भूमि पर गिरे पानी की मात्रा पूछी जा रही है।
क्या पूछा गया है? पानी की मात्रा पूछी गई है। अब फिर तो जब भी पानी की मात्रा पूछे तो मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छी तरह समझा दिया है कि पानी की मात्रा जब भी पूछी जाती है तो किस चीज का ध्यान रखना है? आयतन का। किसका? आयतन का ध्यान रखना है। तो यहां भी अपने को आयतन काम में लेना है। ठीक है, चलिए अब हेक्टर दे रखा है, वो क्या दे रखा है? क्षेत्रफल है। क्या है भाई? क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है? आयतन बन जाता है। कहा हुआ है अच्छी तरह से आपको, ठीक है ना। तो ये जो हेक्टर दिया हुआ है वो एक खेत का क्षेत्रफल दे रखा है। खेत कह दीजिए, भले चाहे कुछ भी कह दीजिए, भूमि कह दीजिए। तो ये क्या दिया? 1.5 हेक्टर क्षेत्रफल दे रखा है और उसमें ऊंचाई से गुणा करना है। तो ऊंचाई तो यहां बात नहीं कही हुई है, ठीक। पर पानी है जो बौछार हुई वो 5 सेंटीमीटर तक अंदर गया, जमीन के अंदर, भूमि के अंदर, तो वो क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई। तो h बराबर कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना इकाई का, ठीक। और क्षेत्रफल एरिया दे रखा है, वो क्या दे रखा है? फिर तो वो दे रखा है 1.5 हेक्टर, ठीक। ध्यान रखना। अब यहां क्या होगा? यहां तो सेंटीमीटर में, ठीक। ये दे रखा है हेक्टर में। और ऑप्शन देखिए अच्छी तरह से, ऑप्शन किस में दे रखे? देखिए सारे घन मीटर में। CUM लिखा हुआ, इसका मतलब क्यूब। CU का मतलब क्या है? क्यूब। क्यूब का मतलब होता है घन मीटर, ठीक है। M का मतलब मीटर। तो घन मीटर दे रखे, मीटर में दे रखे हैं। तीनों चीजें अलग अलग देखिए, ऊंचाई सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल हेक्टर में और ऑप्शन मीटर में। तो अपने को उत्तर मीटर में ज्ञात करना है। क्या करना? उत्तर मीटर में ज्ञात करना, ठीक। तो ये पहले ऊंचाई को मीटर में बदल दीजिए। 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे भाई? 0.05 मीटर। सेंटीमीटर में 100 का भाग लगाएंगे, मीटर में बदल जाएगा। तो 100 का भाग लगाएंगे 0.05 मीटर, ठीक है। अब हेक्टर है, हेक्टर को मीटर में बदलना है। तो 1 हेक्टर बराबर, ध्यान दीजिए, 1 हेक्टर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। कितना भाई? 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, ठीक। तो अब कितने हेक्टर है? 1.5 हेक्टर है। तो 1.5 हेक्टर इंटू 10,000 करेंगे, क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो कुल एरिया मिल जाएगा, वर्ग मीटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। कुल एरिया बराबर 1.5 इंटू 1,000, सॉरी 10,000, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएंगे 15,000 वर्ग मीटर। 10,000 का 1.5 से गुणा करेंगे तो 15,000 वर्ग मीटर। ये हेक्टर में है, ध्यान रखना। वर्ग मीटर 1 हेक्टर में कितना होता है? 10,000 होता है। 1 हेक्टर में 10,000। तो यहां हेक्टर कितना है? 1.5 हेक्टर है। 1.5 हेक्टर है तो कितना हो जाएगा? ये 15,000 हो गए। ये तो आया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को आयतन ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल को किस में बदलना होता है भाई? आयतन ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल को गुणा करना किससे? ऊंचाई से गुणा करना। तो ऊंचाई ये है अपने पास में, कितनी है? 0.5 है। चलिए ठीक है, ये हो जाएगा आयतन। प्रश्न ने पानी की मात्रा पूछी है, पर पानी की मात्रा ज्ञात करने से पहले अपने को क्या पता होना चाहिए? आयतन पता होगा तभी तो पानी की मात्रा ज्ञात कर पाएंगे। आयतन ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल है 15,000 गुणा ऊंचाई से करना है, तो ऊंचाई है 0.05। कोई दिक्कत? 15 का 5 से गुणा करूं तो 15×5 75। पीछे कितने हैं? 3 जीरो है, पर 2 अंकों को छोड़ के पॉइंट लगाना मुझे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई? देखिए 1000 से गुणा करके बता देता हूं आपको, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना। यहां 3 शून्य थे, 3 शून्य लगा दिए, पर दाईं तरफ से 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाना, तो ये दाईं तरफ से छोड़ करके 2 अंक पॉइंट लगा दे तो इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं रही है। आंसर क्या बचा अपना? 750, ठीक है। कब? किस में है? मीटर में। और मीटर में क्या? घन मीटर, क्यूब मीटर, ठीक। और ये ऑप्शन में आपको दे रखा है। बिल्कुल आसान प्रश्न था। इकाई परिवर्तन आपको आना चाहिए था। इकाई परिवर्तन यदि आता तो इस प्रश्न को भी हल कर लेते। ऑप्शन बी में पड़ा है 750 घन मीटर। इकाई परिवर्तन ध्यान रखना। ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। क्षेत्रफल से संबंधित इकाई आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्योंकि L1 का एग्जाम हो चाहे L2 का एग्जाम हो रहा है यहां, तो यहां इकाई बहुत अच्छी तरह से महत्व रखेगी। ऊंचाई आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी थी, क्षेत्रफल हेक्टर में दे रखा था, ऑप्शन मीटर में दे रखे हैं। तीनों चीजें अलग अलग थी, पर अपन ने तीनों को बदल करके ऊंचाई सेंटीमीटर को मीटर में बदला, 0.5 मीटर हो गया। ये जो एरिया हेक्टर में दे रखा था, हेक्टर को वर्ग मीटर में बदला, क्योंकि 1 हेक्टर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। 1 हेक्टर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो कुल एरिया 1.5 इंटू 10,000 करेंगे तो 15,000 वर्ग मीटर हो गए। क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करने से आयतन बन जाता है। ये तो आयतन, तो ये क्षेत्रफल था। क्षेत्रफल को क्या किया? ऊंचाई से गुणा किया, तो ये क्षेत्रफल ऊंचाई करने से आयतन बन गया। वो बना कितना? 75,000, ठीक। पर ऑप्शन में पॉइंट के बाद 2 अंक थे, तो ये पॉइंट के बाद 2 अंक छोड़ दिए, तो ये हो जाएगा 750
घन मीटर। ये किसकी मात्रा थी? पानी की मात्रा। पानी की मात्रा लीटर में नहीं पूछी है इसने, घन मीटर में पूछी है, तो घन मीटर डायरेक्ट आयतन है। ठीक है, लीटर में होता तो इसको लीटर में बदलना होता तो एक घन मीटर बराबर, पिछली क्लास में बताया हुआ है, एक घन मीटर बराबर कितना होता है? फिर तो 1000 लीटर होता है। और बदलना होता तो बदल देते अपन। ठीक है, इस 750 को फिर 1000 से गुणा कर देते तो लीटर में भी बता देते कितने लीटर पानी होता। तो ये थे आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, बचे हुए प्रश्न अब है नहीं इसमें, जितने प्रश्न थे मैंने ले लिए। पटवार भर्ती के थे, एलडीसी भर्ती के लिए, ठीक है, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड द्वारा आयोजित भर्ती प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने आज की क्लास और कल की क्लास जो 2 क्लास से लिए इनमें सम्मिलित कर लिए सारे प्रश्न। ठीक, आप अच्छी तरह से इन प्रश्नों को समझ लेना। बाकी बचे टॉपिक है वो भी अपन आगे आने वाली क्लासों में हल करेंगे। ठीक, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।